बताओ कंस्ट्रक्शन काम कर रहा है, इसका ये लॉजिक है, तुम्हें पता होना चाहिए लॉजिक भी क्या है। देखो ये है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके सारे एंगल एक्यूट है, यानी 90 से कम है। ठीक है, पूरी ज्योमेट्री है, कुछ रटने का नहीं है, यहां पर पूरी ज्योमेट्री है। अगर ज्योमेट्री क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है लोकस में और कंस्ट्रक्शंस। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। आई एम मिसबा, योर मैथ्स एजुकेटर, and in this session we are going to talk about Loki and constructions as per ICSE grade 10 syllabus। तो ICSE grade 10 syllabus में Loki जो कॉन्सेप्ट है और कुछ कंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू इट वो हमें समझने हैं और उसके ऊपर क्वेश्चंस करने हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो लोकी या फिर लोकस का मतलब क्या होता है। लोकस बेसिकली इसका सिंगुलर होता है। ठीक है, लोकस जो होता है वो होता है सिंगुलर, इस चीज का सिंगुलर, और लोकी उसका प्लूरल होता है, जैसे रेडियस रेडियाई, फंगस फंगाई और फिनोमिनन फिनोमिना, ये चीजें आपको पता है इंग्लिश में। ठीक है, अब जैसे लोकस को समझो सर्कल के डेफिनेशन से। सर्कल क्या होता है? द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच इज एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन दैट प्लेन। इसका क्या मतलब हुआ? लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, ऐसे सारे पॉइंट्स किसी एक प्लेन में which is at an equal distance from a fixed point in a plane, यानी उस प्लेन में एक फिक्स पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट से उन सारे पॉइंट्स का इक्वल डिस्टेंस है और उस इक्वल डिस्टेंस को तुम r बोलते हो, और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इस प्लेन में उसे तुम सेंटर बोलते हो। तो ऐसे सारे पॉइंट्स तुमने ले लिए जो कि एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो हम बोलेंगे लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच इज एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन दैट प्लेन। आई होप लोकस का मतलब तुम समझ गए, यानी कि किसी डेफिनेशन के हिसाब से वो सारे पॉइंट्स डिफाइन होने चाहिए, यानी कि किसी रूल को फॉलो करते हो। और जैसे यहां पे डिस्टेंस की बात हो रही है तो हम बोलेंगे ये लोकस ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स है और ये सर्कल बना रहा है। उसी तरह के तरीके से दूसरा एग्जांपल होता है एंगल बाइसेक्टर का। देखो अगर तुम्हारे पास एक एंगल है, कोई सा भी रैंडम एंगल ले लो, अगर तुम उसका बाइसेक्टर बनाते हो, बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ओवर हेयर विच इज एट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज आर्म्स, यानी यहां पर कोई पॉइंट ले लो और यहां से तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो और यहां से तुम दूसरे आर्म पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो तुम यहां पर देखना कि ये दोनों इक्वल होंगे। यहां पर इसको प्रूव करना भी आसान है। देखो बहुत आसानी से तुम कर सकते हो। मान लो कि ये PQRS है यहां पर। अब क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है तो दिस इज इक्वल टू दिस हो गया, और फिर ये दोनों देखो 90-90 हो गए, और PR यहां पर कॉमन है, तो क्या यहां पर तुम बोल सकते हो कि PQR जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PSR हो जाएगा। ट्राइंगल PSR हो जाएगा किस रीजन से? देखो ये हो जाएगा AAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन से। तो इसका मतलब क्या तुम यहां पर बोल सकते हो कि देयरफॉर QR इज इक्वल टू SR बाय CPCT हो जाएगा। सही है? इसका मतलब क्या हो गया कि तुम कोई भी पॉइंट ले लो इस एंगल बाइसेक्टर पर और उससे तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो दोनों आर्म्स के ऊपर, तो ये दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल बाइसेक्टर इज द लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच इज एट एन इक्वल डिस्टेंस और विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द टू रेज, या कह सकते हो फ्रॉम द टू आर्म्स ऑफ द एंगल। उसको हम एंगल बाइसेक्टर बोल देते हैं। अब एंगल बाइसेक्टर बनाते कैसे हो? अगर तुम ये ज्योमेट्री यहां पर समझ गए तो एंगल बाइसेक्टर बनाना कोई बड़ी बात नहीं। यानी कि अगर मैं यहां पर एक एंगल बना देता हूं इस तरीके से, अब किसी ने बोल दिया कि इसका बाइसेक्टर तुम बनाओ, तो बाइसेक्टर बनाना भी कोई बड़ी बात यहां पर है नहीं। देखो कैसे कर सकते हो कि जैसे यहां पर तुम्हारे पास एक कॉम्पस और पेंसिल इस तरीके से ले लेते हैं ना, कॉम्पस एंड पेंसिल इस तरीके से जो होता है, कॉम्पस और पेंसिल, फिर यहां पर पॉइंट रख दो, यानी कॉम्पस का पॉइंट रख दो और पेंसिल से एक आर्क बना दो, इस तरीके से बना दिया भाई, पेंसिल से एक आर्क बना दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर तुम बोल सकते हो कि ये वाला जो है, मान लो अगर ये x है तो ये भी x होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, ये भी x हो जाएगा। उसके बाद देखो
अगर तुम एक आर्क ले लो और यहां पर ले लो और ज्यादा बड़ा मत लो, यानी कि जैसे आधा तुम समझ ही रहोगे, इससे थोड़ा ज्यादा इतना ओपन करके यहां पर रखो और एक आर्क ऐसे कट कर दो, ठीक है। और फिर कॉम्पस और पेंसिल को ओपन मत करो, या मतलब उसको ज्यादा बढ़ाओ या कम भी मत करो, फिर यहां पर पुट करके दूसरा आर्क बना दो। समझ गए? तो इसका मतलब यह होगा कि तुम अगर इस चीज को ज्वाइन कर दोगे तो ये एंगल बाइसेक्टर होगा। अब तुम बोलोगे सर कैसे हो गया, इसका मतलब बताओ, प्रूव करो। देखना बहुत सिंपल है, इसको तुम अगर ज्वाइन कर लेते हो और इसको भी ज्वाइन कर लेते हो, मैंने क्या किया था कि ये वाला आर्क और ये वाला आर्क इक्वल रखे थे, यानी कि अगर ये y है तो ये भी यहां पर y था। समझे कि नहीं समझे? तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कि ये P है, Q है और ये वाला पॉइंट R है और ये वाला S है, तो यहां पर देखो कि इन दोनों ट्रायंगल्स को, यानी कि PQR को तुम कॉन्ग्रुएंट टू PSR आराम से बोल सकते हो। PSR आराम से बोल सकते हो। कैसे बोल सकते हो? क्योंकि देखो ये दोनों तो इक्वल थे, क्योंकि तुमने यहां से एक ही आर्क बनाया था तो रेडियस तो इक्वल होगा ना। उसके बाद ये दोनों भी तुमने इक्वल लिया था, ऐसे करके और ऐसे इक्वल लिया था, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। फिर PR तो कॉमन ही है ना, तो क्या वो SSS से कॉन्ग्रुएंट हो गए? और अगर वो SSS से कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या तुम ये बोल सकते हो कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल? ऐसे दिखाते हैं देखो इक्वल एंगल्स को। समझ गए? तो इस तरीके से तुम एंगल बाइसेक्टर बना सकते हो। बहुत आसान हो गया। चलो अब और चीजें इसमें देखते हैं। उसके बाद आता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है? देखो कि अगर तुम्हारे पास एक लाइन सेगमेंट है, मान लो PQ लाइन सेगमेंट है, अब इसका तुम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, यानी बाइसेक्टर भी हो, यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन हो, और परपेंडिकुलर भी हो, यानी तुम्हें ये बनाना है, ऐसे ये बनाना है, यानी कि ये परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्टर भी हो। समझ गए? तो अब इसकी क्या खासियत होती है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है उसके ऊपर कोई सा भी पॉइंट ले लो, वो P और Q से इक्विडिस्टेंट होगा, हमेशा ऐसा होगा। मान लो कि ये R है तो ये दोनों इक्वल होंगे हमेशा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट ले लो, मान लो तुमने ये वाला ले लिया, ये P से भी इक्वल डिस्टेंस, P और Q दोनों से ही इक्वल डिस्टेंस पर होगा, यानी ये दोनों इक्वल होंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स which is at an equal distance from P and Q। अगर यहां पर P and Q की बात बोल रहे हैं तो locus of all points which is at an equal distance from P and Q, ये PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। अब कैसे इक्वल डिस्टेंस पे हो गया? प्रूव करना बहुत आसान है। देखो अगर मान लो ये S है तो क्या यहां पर तुम बोल सकते हो कि ट्राइंगल PSR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QSR? बोलो क्यों भाई? ये देखो ये कॉमन है और ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों एंगल्स भी 90 के इक्वल हैं, तो SAS साइड एंगल साइड से क्या कॉन्ग्रुएंट हो गए भाई? बोलो। तो जब SAS से कॉन्ग्रुएंट हो गए तो देयरफॉर PR इज इक्वल टू QR बाई CPCT। ये हो गया तुम्हारा। तो बताओ प्रूव हो गया? तो अगर कोई भी लाइन सेगमेंट तुम्हारे पास है तो this set of all points, the locus of all points which is at an equal distance from both the points will be the perpendicular bisector of that line segment। अब इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करना है वो देखो, उसको मैं जस्टिफाई भी कर दूंगा। बहुत सिंपल है कंस्ट्रक्शन भी। देखो कि एक लाइन तुमने ले ली AB, अब इसको कैसे करेंगे सर? तो देखिए एक तुमने कॉम्पस और पेंसिल को ओपन कर लिया, अब इसके आधे से ज्यादा, अब आधा एक अंदाज से तुम सोच ही लोगे ना कि ये है, एग्जैक्ट नहीं सोच सकते लेकिन एक अंदाज से सोच ही सकते दिमाग में। तो इसके आधे से ज्यादा कॉम्पस को ओपन करो, मान लो कि इतना ओपन कर दो, पेंसिल और कॉम्पस जो है, ठीक है, ओपन कर दिया तुमने। उसके बाद यहां पे कॉम्पस रखा, फिर एक आर्क ऐसे कट किया। अब उसको ओपन बड़ा छोटा मत करो, एक नीचे कट कर दो ऐसे करके। अब उसके बाद उसको चेंज ना किए बिना यहां पर रखो, मतलब ऐसे रखो कॉम्पस और पेंसिल को, तो तुमने यहां पर रख दिया और फिर ऐसे कट कर दो, फिर चेंज मत करो और ऐसे कट कर दो। तो अगर तुम इसको ज्वाइन कर दोगे यहां पर, देखो ये परफेक्ट नहीं है, मैं रफ में बता रहा हूं, तो ये ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर भी होगा और बाइसेक्टर भी होगा। समझ गए? अब इसका प्रूफ क्या है सर? कैसे मान जाएं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा? तो बहुत आसान है इसका प्रूफ। देखो तुम
प्रूफ मैं तुम्हें बता रहा हूं, देखो इसका प्रूफ भी कोई इतना टफ है नहीं, तो इसके प्रूफ के लिए एक सेकंड के लिए मुझे सोचने दो पहले। ठीक है, तो परपेंडिकुलर भी तो हमें प्रूफ करना है, सिर्फ बाइसेक्टर थोड़ी प्रूफ करना है। तो देखो तुम अगर इसको ज्वाइन कर लो यहां से, और इसको भी ज्वाइन कर लो, और इसको भी ज्वाइन कर लो, और इसको भी ज्वाइन कर लो, ठीक है साहब, तो ए बी सी डी है ये मान लो, ठीक है भाई। अब तुम देखो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये सारे इक्वल हैं कि नहीं, क्योंकि तुमने आर्क्स को चेंज किया ही नहीं था तो वो इक्वल ही हो गए। तो मुझे तुम यहां पर बोल सकते हो कि ट्राइंगल ACD जो है, ACD जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD जो है कॉन्ग्रुएंट टू BCD हो जाएगा क्या? क्यों हो जाएगा साहब? क्योंकि देखो ये दोनों इक्वल हैं, हमने बनाए इक्वल, आर्क्स इक्वल लिए, और ये दोनों भी इक्वल है, और ये तो कॉमन हो गया, तो क्या वो SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन से कॉन्ग्रुएंट हो गए? और जब वो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या तुम यहां पर बोल सकते हो कि एंगल x इज इक्वल टू y बाई CPCT? इट इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू y बाई CPCT हो जाएगा यहां पर, बोलो। और जब तुमने ये प्रूव कर दिया तो क्या तुम यहां पर इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो? मान लो कि ये R है, तो क्या तुम ACR और BCR को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो कि ट्राइंगल ACR जो है कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCR होगा यहां पर? बोलो कैसे हो जाएगा? देखो साइड एंगल, ये कॉमन साइड, साइड एंगल कॉमन साइड, सो SAS से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा भाई। अब देखो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यहां से तुम दो चीजें बोल सकते हो, AR इज इक्वल टू BR हो जाएगा CPCT से, AR इज इक्वल टू BR हो जाएगा CPCT से, और दूसरी चीज क्या हो जाएगी कि एंगल P इज इक्वल टू Q हो जाएगा CPCT से, P इज इक्वल टू Q हो जाएगा CPCT से। अब देखो यहां पर कि P प्लस Q 180 भी तो है, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। ये क्या है, लीनियर पेयर नहीं बना रहे क्या ये दोनों एंगल्स? तो इनका सम 180 होगा। तो दो एंगल्स अगर इक्वल हैं और उनका सम 180 है, क्या वो दोनों इक्वल टू 90 ईच होंगे कि नहीं होंगे? देख के बताओ। तो तुमने क्या प्रूफ कर दिया यहां पर? तुमने AR इज इक्वल टू BR प्रूफ कर दिया, और तुमने P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 90, दिस इज इक्वल टू दिस, और इन दोनों एंगल्स को 90 प्रूफ कर दिया। तो क्या तुमने ये प्रूफ कर दिया यहां पर कि CD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB? तो बताओ कंस्ट्रक्शन काम कर रहा है, इसका ये लॉजिक है, तुम्हें पता होना चाहिए लॉजिक भी क्या है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब और कुछ पॉइंटर्स है जो तुम्हें पता होने चाहिए, वो हम आराम से देख लेते हैं। सेंट्रॉइड क्या होता है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द थ्री मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। मीडियन का क्या मतलब होता है कि अगर तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है, कोई भी रैंडम ट्राइंगल PQR ले लो, तुम अगर किसी साइड का मिड पॉइंट ले लो, इसका मिड पॉइंट तुमने अगर ले लिया, तो यहां पर PA इज अ मीडियन। PA क्या है यहां पर? मीडियन है, यानी द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड अ मीडियन। उसी तरीके से तुम दूसरा मीडियन भी बना सकते हो इस तरीके से, मान लो ये QB है, तीसरा मीडियन भी बना सकते हो, ABC है, तो ये तीसरा मीडियन हो गया। तो QB और RC, QB और RC, तो ये तीन मीडियंस हो गए। अब ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। The point of intersection of the three medians of a triangle is called its centroid. उसके बाद centroid divides each median in the ratio 2:1। ये मैं बाद में इसको मैं किसी वीडियो में तुम देख लोगे, मैं इसको प्रूव भी कर दूंगा, ठीक है, कि centroid divides each median in the ratio 2:1। बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं इसको प्रूव कर दूंगा, ठीक है, कि यहां पर देखो कि PG:GA अगर तुम लोगे, समझे, या फिर QG:GB अगर लोगे, QG:GB अगर लोगे, या फिर तुम RG:GC अगर लोगे, RG:GC लोगे, तो ये 2:1 होगा। सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1। इसी तरीके से सर्कल में, ट्राइंगल्स में और भी टाइप के सेंटर्स होते हैं, वो हम देखते हैं। तो दूसरा होता है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होता है कि अगर तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है, देखो अब ये मान लो PQR है, ठीक है, अब किसी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तुमने बनाया कि ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है,
उसी तरीके से तुमने दूसरी साइड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया, ये देखो बाइसेक्टर भी है और परपेंडिकुलर भी है, और तुमने तीसरे साइड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया, तो यहां पर ये जो होता है ये सर्कमसेंटर कहलाता है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड इट्स सर्कमसेंटर। तीनों साइड्स के तुमने क्या किए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बना दिए, और वो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहां पे इंटरसेक्ट करें उसे हम बोलेंगे सर्कमसेंटर। अब इसकी खासियत क्या होती है, इसकी खासियत ये होती है कि सर्कमसेंटर एक ऐसे सर्कल का सेंटर होता है जो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास करे, यानी सर्कम सर्कल। सर्कम सेंटर जो होता है ना वो सर्कम सर्कल का सेंटर होता है। सर्कम सेंटर क्या होता है, सर्कम सर्कल का सेंटर होता है। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली अगर तुम यहां से ज्वाइन करो तो क्या ये सर्कम रेडियस नहीं हो जाएगा, क्या ये भी सर्कम रेडियस और ये भी सर्कम रेडियस, यानी कि अगर तुम यहां पर देख लो PC इज इक्वल टू QC इज इक्वल टू RC होना चाहिए कि नहीं, क्या ये सर्कम रेडियस होगा कि नहीं होगा, यानी किसी भी सर्कल, किसी भी ट्राइंगल में तीनों वर्टिसेस जो हैं वो सर्कम सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। तो ये आपको यहां पर समझना है। वैसे इसमें और भी चीजें होती हैं, वो एंगल वगैरह का डिस्कशन भी इसमें आता है, तो वो फिर यहां पर हम नहीं कर रहे हैं। या फिर अगर बहुत आसानी से तुम्हें जानना है तो वो भी जान सकते हो। देखो कि ये वाला जो एंगल है, मुझे एक बात बताओ कि एंगल QCR जो है, क्या दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल P हो जाएगा? तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कि किसी भी ट्राइंगल में दो वर्टिसेस से और सर्कम सेंटर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो तीसरे एंगल का ट्वाइस होगा। क्यों होगा? क्योंकि तुमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ये वाला आर्क सेंटर पे ये एंगल बना रहा है और सेम आर्क ये एंगल बना रहा है, तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी अदर पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल होता है। तो ये भी प्रॉपर्टी है, आपको पता होना चाहिए। उसी तरीके से तुम ये भी बोल सकते हो ना भाई कि ये वाला एंगल ले लो, अगर एंगल PCR ले लो, देखो एंगल PCR लोगे तो सेम लॉजिक से वो 2 टाइम्स ऑफ एंगल Q हो जाना चाहिए, है कि नहीं? उसी तरीके से तुम अगर एंगल PCQ ले लेते हो, तुम अगर एंगल PCQ ले लेते हो तो क्या 2 टाइम्स ऑफ एंगल R आ जाएगा? तो ये फिर थोड़ा ज्यादा हो जाता है, लेकिन आपको अगर पता है तो ये अच्छी बात है, इसीलिए मैंने लगे हाथों समझा भी दिया। ठीक है, चलो ये हो गया सर्कम सेंटर। उसके बाद आता है, अच्छा एक चीज और इसमें मैं बता ही देता हूं आपको। देखो ये है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, यानी एक ऐसा ट्राइंगल है जिसके सारे एंगल एक्यूट है, यानी 90 से कम है। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो, देखना अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो, इसके साइड्स का अगर तुम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ इस तरह से, इसके साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर तुम बनाओ तो तुम्हें यह मिलेगा, तुम बनाकर भी देखो और प्रूव भी कर सकते हो कि मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज जो है वो सर्कम सेंटर है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है वही सर्कम सेंटर होगा, ये हमेशा होगा, ऑब्जर्व करना। यानी कि अगर तुम इसको ऐसे बना दो तो ये सर्कम सर्कल बनेगा, यानी कि अगर ये PQR है तो तुम कह सकते हो कि PC इज इक्वल टू RC इज इक्वल टू QC हो जाएगा, है ना, ये चीज है। अच्छा ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। अगर तुम्हारे पास एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है कि जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा हो। अब इसमें देखो, अगर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ एक साइड का, फिर तुम अगर दूसरी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, और तुम अगर तीसरे साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, तो तुम देखना कि यहां पर क्या है कि सर्कम सेंटर ट्राइंगल से बाहर होगा। तो किसी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में सर्कम सेंटर ट्राइंगल से बाहर होगा, ये हमेशा होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में। और यहां भी सर्कम सेंटर जो है इन वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे ही होगा, क्योंकि ये सर्कम सेंटर है, इसका सर्कम सर्कल इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये दिमाग में रखो। आई होप दैट इज क्लियर। चलो उसके बाद आता है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर का क्या मतलब होता है, ध्यान से देखो कि तुम्हारे पास अगर एक ट्राइंगल है, मान लो कि ये PQR है, तो अगर यहां से तुम राइट एंगल बना दो
90 या अल्टीट्यूड जिसको बोलते हो, यानी कि जैसे ये PA है तो PA यहां पर क्या है, इट इज एन अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड है ये, ठीक है। उसी तरीके से तुम दूसरा अल्टीट्यूड ऐसे बना दो, मान लो कि ये QB है और तीसरा अल्टीट्यूड मान लो ऐसे बना दो, ये मान लो RC है, यानी कि QB और RC ये सारे क्या हो गए, अल्टीट्यूड। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स ऑर्थोसेंटर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स ऑर्थोसेंटर। अब देखो अक्यूट एंगल ट्रायंगल में तो ऑर्थोसेंटर ट्रायंगल के अंदर हुआ, लेकिन अगर तुम्हारे पास एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाए, यानी कि एक एंगल 90 से, देखो ज्यादा ऑब्ट्यूज बनाओगे तो शायद प्रॉब्लम होगी, फिर ऐसे देखो समझाने के लिए बोल रहा हूं, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें तुमको ऑर्थोसेंटर बनाना, क्या करोगे, इसको बढ़ाओगे भाई तभी तो यहां से 90 बनेगा, 90 बनेगा, फिर इसको यहां से बढ़ाओगे तभी तो यहां से 90 तुम बना पाओगे अल्टीट्यूड, फिर यहां से ड्रॉप करो, परपेंडिकुलर हो गया ये। अब देखो इसको तुम बढ़ाओगे ना तभी इसका ऑर्थोसेंटर मिलेगा, देखो तो किसी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ऑर्थोसेंटर ट्रायंगल के बाहर होगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल ले लो, राइट एंगल ट्रायंगल, यहां से परपेंडिकुलर सामने वाले साइड पे यही तो है, और यहां से परपेंडिकुलर इस पे यही तो है, और यहां से परपेंडिकुलर ये बना दो, तो तीनों अल्टीट्यूड यहीं पे तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो साइड है यही अल्टीट्यूड है इस पे, राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो साइड है वही इस पे अल्टीट्यूड है, और हाइपोटेन्यूज पे अल्टीट्यूड ये है, तो तीनों यहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द वर्टेक्स कंटेनिंग द राइट एंगल इज द ऑर्थोसेंटर। In a right angle triangle, the vertex containing the right angle is the orthocenter. ये हमेशा होगा। अच्छा, जब इतना सुन ही लिया है तो एक और छोटी सी बात सुन लो, ठीक है, इतना सुन ही लिया तो एक छोटी सी बात और सुन लो कि देखो कोई भी रैंडम ट्रायंगल ले लो, अगर तुम यहां पर कोई सा भी रैंडम ट्रायंगल ले लो, तो अगर तुम दो अल्टीट्यूड्स बना दो इस तरीके से, अभी समझना, ठीक है, मान लो ये PQR ही है, तो मुझे एक बात बताओ, ये ऑर्थोसेंटर हो जाएगा, दो अल्टीट्यूड जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो भी तो ऑर्थोसेंटर ही होगा दोस्त, ठीक है। अब तुम देखना ये वाला क्वाड्रिलैटरल, इस क्वाड्रिलैटरल में ध्यान से देखना, ये 90 है, ये 90 है, तो मुझे बताओ क्या ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल, क्या ये 180 माइनस P होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से इस क्वाड्रिलैटरल के? तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल, यानी एंगल QOR क्या होगा, 180 माइनस एंगल P। ये भी प्रॉपर्टी है कि किसी भी ट्रायंगल में जो एंगल बिटवीन दो साइड्स एंड द ऑर्थोसेंटर इट इज इक्वल टू 180 माइनस द थर्ड एंगल होता, 180 माइनस थर्ड एंगल होता। ये अभी ये अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, 180 माइनस थर्ड एंगल होता है, समझ गए। तो ये भी अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो सही बात है। उसके बाद आपके पास आता है इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है कि अगर तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है, कोई भी रैंडम ट्रायंगल, अब एक एंगल बाइसेक्टर लो, यानी ये एंगल इसके बराबर है, उसी तरीके से दूसरा एंगल बाइसेक्टर लो, ये एंगल इसके बराबर है, और तीसरा एंगल बाइसेक्टर लो, ये एंगल इसके बराबर है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड द इन सेंटर। अब वैसे तो एक्स सेंटर वगैरह भी होता है, लेकिन उस डिस्कशन में हम जा नहीं रहे क्योंकि वो है ही नहीं सिलेबस में। तो ये क्या है, इन सेंटर। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स इन सेंटर, ठीक है। अब देखो इन सेंटर का मतलब ये होता है वो उस सर्कल का सेंटर है, वो इन सर्कल का सेंटर है। इन सर्कल का मतलब होता है ये वाला सर्कल, यानी जो उस ट्रायंगल को अंदर से टच करे। अभी तुमने सरकम सर्कल पढ़ा था, सरकम सर्कल ऑर्थो सेंटर के केस में आएगा, और इन सर्कल इन सेंटर के केस में आएगा, यानी वो वाला सर्कल जो उस ट्रायंगल को अंदर से टच करे, यानी ट्रायंगल के तीनों साइड्स इन सर्कल को टेंजेंट हैं। अच्छा, अब इसका रेडियस इन रेडियस होगा, है ना, इस सर्कल का रेडियस इन रेडियस होगा। ये सर्कल्स चैप्टर में टेंजेंट्स वगैरह के क्वेश्चन में तुमसे इन रेडियस निकालने के लिए पूछा जाता है, यहां पर उसका काम नहीं है। आई होप दैट इज क्लियर। अब किसी भी तरीके का ट्रायंगल हो, चाहे ऑर्थो सेंटर हो,
राइट एंगल ट्राइंगल हो, एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो, इन सेंटर हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही होगा। उसके बाद सेंट्रॉइड भी किसी भी तरीके का ट्राइंगल हो, ट्राइंगल के अंदर ही होगा। ठीक है, यह चीज तुम समझ गए होगे। अच्छा, एक छोटा सा और चीज है वो समझ जाओ, उसका डेरिवेशन तुम खुद से कर सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी से। जैसे ये ट्राइंगल है और तुमने दो एंगल बाइसेक्टर्स को ज्वाइन कर दिया, तो क्या ये इन सेंटर होगा? बिल्कुल होगा। तो एंगल बिटवीन, मतलब दो तुमने वर्टिसेस और इन सेंटर को ज्वाइन किया, तो उनके बीच का जो एंगल होता है वो 90 प्लस हाफ ऑफ थर्ड एंगल होगा। 90 प्लस हाफ ऑफ थर्ड एंगल, ये प्रूव करके तुम देख सकते हो। मैंने क्या बोला कि दो साइड्स, मतलब दो एंगल बाइसेक्टर्स, या कहो कि दो वर्टिसेस और इन सेंटर के बीच का जो एंगल है वो 90 प्लस हाफ ऑफ थर्ड एंगल है। तो ये प्रॉपर्टी याद रख सकते हो, ये प्रॉपर्टी याद रख सकते हो, और उसके बाद सरकम सेंटर वाला ये प्रॉपर्टी भी याद रख सकते हो। तो ये कई बार बोर्ड्स वगैरह में नहीं पूछते, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन जाते हैं। आई होप दैट इज क्लियर। चलो ठीक है, अब देखो कहीं कहीं पर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स का यूज हो जाता है, तो मैं वो थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिवाइज अगर कर देता हूं तो कोई नुकसान आपका इस चीज में नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एंगल सबको पता है कि सबसे पहले जैसे आता है 60 बनाना पता होता आपको, है ना। तो कैसे बनाते हो? एक लाइन ले लो, अगर यहां पर 60 बोला तो कैसे करते हो? ऐसे करके कॉम्पस और वो ले लेते हो पेंसिल, है ना। तो वो तुम्हें बोलते हैं आधे से ज्यादा, तो वो कंफर्टेबल होता है। आधे से ज्यादा ओपन करो और आर्क बनाओ यहां पर और आर्क यहां बनाओ। अब उसको चेंज मत करो, है ना। यहां पर पुट करो फिर आर्क कट करो, तो इसको ज्वाइन करोगे तो ये 60 डिग्री बन जाएगा। क्यों बन रहा है 60 डिग्री? एक लाइन का प्रूफ है इसका। देखो अगर तुम इसको ज्वाइन करते हो, देखो मैंने क्या किया था, सेम आर्क से ऐसे कट किया था, तो यानी ये साइड इसके इक्वल है। उसके बाद मैंने चेंज नहीं किया था, यहां पे पुट करके यहां कट कर दिया था। कहने का मतलब है कि ये वाला भी इक्वल है तीनों साइड्स के। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एंगल 60 नहीं हो जाएगा क्या? है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो 60 है, तो ऐसे ही बनाते हैं। उसके बाद देखो अब 60 है तो तुमसे कहीं पर 160 बोल दिया, 120 बोल दिया जाए, तो तुम क्या करोगे? यहां पर रखा, फिर ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया, फिर चेंज नहीं करके यहां से कट किया, 60 बन गया। अब फिर से तुम चेंज मत करो, यहां पे पुट करके ऐसे बनाओ, चेंज मत करो, आर्क को यहां बनाओ। तो अगर तुम इसको ज्वाइन करोगे तो 120 बनेगा कि नहीं? सिंपल लॉजिक है। क्यों बनेगा 120 सर? क्योंकि देखो इसको तुमने ज्वाइन करा, ये तुमने ज्वाइन करा, तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, वैसे ये भी तो दूसरा बराबर ही इक्विलैटरल ट्रायंगल आएगा ना भाई, क्योंकि तुम आर्क लेंथ चेंज ही नहीं कर रहे हो। तो इसका मतलब 60 प्लस 60 टोटल 120 होगा कि नहीं होगा? समझे बात को? 60 प्लस 60 120 हो जाएगा। अब कई बार जैसे तुमने 60 बना लिया, अब तुमसे 30 बोला है, तो बाइसेक्शन ऑफ एंगल्स मैंने अभी आपको प्रूव करके भी दिखाया, तो इसको अगर तुम बाइसेक्ट कर लोगे तो 30 बना लोगे। समझे कि नहीं बात? बाइसेक्ट कर लोगे तो 30 बना लोगे। फिर अगर तुमसे किसी ने बोल दिया, इसी तरीके से करते रहो, जैसे ये देखो 60 तुमने बना लिया, फिर तुमने 120 बना लिया, 60 और ऐड कर दोगे तो 180 बनाएगा, है ना। फिर तुम देखो अब ये 120 था, ये वाला 60 था, अगर इसको बाइसेक्ट कर देते हो, यहां पे बाइसेक्ट कर दोगे, तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये 60 और अगले 60 का हाफ 30 ये हो जाएगा? तो ये टोटल 90 हो जाएगा। कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात है ही नहीं इस चीज में। इसी तरीके से करते जाओ। अगर तुम इस वाले 60 को बाइसेक्ट करोगे तो ऐसे ज्वाइन करो। अब तुम देखना यहां से शुरू से ये 120 था, प्लस 30 अगर कर दिया तो 150 हो जाएगा। तो अगर इस तरीके के एंगल्स आपको गिवन हो तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे कंस्ट्रक्शन करना। कॉम्पस से नहीं बना दे, ये इससे प्रोट्रैक्टर से नहीं बनाने ये एंगल्स, आपको पता होना चाहिए कि कॉम्पस से कंस्ट्रक्शन कैसे करें। फिर एक चीज और, 90 बनाने का एक और सिंपल तरीका ये होता है कि जैसे ये लाइन, ये रे है, यहां पर 90 बनाना है, तो इसको एक्सटेंड कर दो, है ना, पीछे बढ़ा दो। तो क्या ये टोटल एंगल 180 नहीं है भाई? अगर एक लाइन को ऐसे बढ़ाया तो 180 होगा। अब इसको मैं बाइसेक्ट कर सकता हूं। अब बाइसेक्ट करने का लॉजिक तुमको पता है, तरीका मैंने बता दिया, प्रूफ भी कर दिया, तो ये 90 हो जाएगा। तो एंगल्स ऐसे ही बनते हैं। अब किसी ने बोल दिया 45 बना दो सर, तो भैया इस एंगल को बाइसेक्ट कर दो, इस एंगल को बाइसेक्ट कर दो, तो भाई 45 बन जाएगा।
अब किसी ने बोल दिया कि सर नहीं, आप मुझे 75 बना दो। सो 75 बनाने में क्या है, एक बार तुमने 60 बना दिया, अभी ध्यान से देखो 90 भी तुमने बना दिया था, अब ये तो 60 है, इसमें 15 और चाहिए, तो इसको बाइसेक्ट कर दो, तो ये 60 प्लस 15 क्या ये 75 होगा, बताओ। तो इस तरीके से अब बाइसेक्ट कैसे करना है वो भी मैंने बताया, प्रूव करके बता दिया कि वो क्यों काम कर रहा है, फिर कैसे 60 बन रहा है वो भी प्रूव कर दिया, 120 कैसे बन रहा है वो भी प्रूव कर दिया। तो सारी चीजों को प्रूव भी करते जा रहा हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि चीजें आ कैसे रही, कि बस रट लिया कि ऐसे में ऐसे आर्क जोड़ दो, वैसे में वैसे आर्क जोड़ दो, मैं वो काम नहीं कर रहा हूं। आई होप दैट इज क्लियर। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चंस, बिल्कुल सिंपल वाले क्वेश्चंस है, कोई ट्विस्ट ट्रिक नहीं है, बस आपको सबका बेसिक ज्योमेट्री पता होना चाहिए, बस यही है क्वेश्चन में। जैसे यहां पर है कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ अ कॉर्ड ऑफ AB ऑफ लेंथ दिस। अब सर्कल रेडियस 4.5 सेंटीमीटर कैसे बनता आपको पता है कि कोई सेंटर कहीं भी ले लोगे, अब रेडियस 4.5 जो है स्केल से, रूलर से, मतलब जैसे तुम्हारे पास ये रूलर है, यहां से 4.5 कट कर लोगे, है ना, मतलब उससे मेजर कर लोगे, फिर तुम्हें पता है कि सर्कल कैसे बनता है, तो सर्कल तुमने बना दिया भाई। ठीक है, सेंटर कुछ भी ले लो, देखो मैं तो रफ में बता रहा हूं ना, तो वो तो एग्जैक्ट तो मुझे दिखेगा ही नहीं, ये हो गया। अब ये बोल रहा है क्या कि एक कॉर्ड बना दो 6.5 cm का, तो भाई 6.5 सेंटीमीटर का एक कॉर्ड बना दोगे यूजिंग रूलर, AB है 6.5 सेंटीमीटर का बना दिया सर। ठीक है, रफ में बना देता हूं, ये तुम कर लोगे आराम से। अब यहां पर क्या लिखा है, एट ए CAB बना दो 75, कैसे बनाना है 75 डिग्रीज वो बता चुका हूं, तो यहां पर तुम अगर 75 बनाओगे कुछ यहां तक आएगा ऐसे करके, कैसे बनाया है अभी जस्ट बताया है, फिर नहीं समझ में आता वो देखो कि अगर यहां पर तुम पहले तुम ऐसा करो 60 बना लो, फिर तुम क्या करोगे 120 बना लो, फिर उसको डिवाइड हाफ कर दो इसको, तो 90 हो जाएगा। अब इस वाले को बाइसेक्ट करोगे तो देखना ये वाला 60 था प्लस 15, ये टोटल 75 हो गया, तो 75 ऐसे बनेगा। तो तुमने बना दिया 75, वेयर C लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, यानी ये पॉइंट जो है C है। अब तुमसे बोला है कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। A एंड B से इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स कौन से होंगे, अभी इसने लिखा नहीं डायरेक्टली कि क्या होता है वो, तो आपको पता होना चाहिए द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बताया वो आपको पता, यहां पर रखो, फिर इसका आधा दिमाग में सोचो ना, रफ से कुछ ऐसा आएगा, उससे ज्यादा ऐसे ओपन कर लो रूलर को, उसको कॉम्पस और पेंसिल को, उसके बाद यहां पर कोई आर्क बना दो रफ में, और फिर यहां पर कोई आर्क बनाएगा, इसको अगर ज्वाइन करोगे तो तुम देख लेना वो पक्का सेंटर से ही पास करेगा। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स जो A और B से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, मैंने प्रूव कर दिया। फिर लिखा है कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम CA एंड BA। अब ये बोल रहा है कि CA और BA से, इससे और इससे इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स कौन से होने चाहिए, तो आपको मैंने बताया कि अगर कोई एंगल ले लो, उसका अगर एंगल बाइसेक्टर बनाते हो तो ये लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स हैं जो इन आर्म से इक्वल डिस्टेंस पर हो। इक्वल डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है, इक्विडिस्टेंट, यानी तुम्हें कुछ नहीं करना है, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर बनाना है। मैंने आपको बताया कैसे बनाना, तो एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा साहब। अब तुमसे क्या बोल रहा, मार्क द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लोकी एज P। अब वो कहां पे इंटरसेक्ट करेगा मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता, मान लो ये यहां पे करेगा, मतलब अब मुझे ये नहीं पता कि वो सेंटर के इधर कर रहा है या उधर कर रहा है ना, तो वो तो प्रूव करके अपने को देखना पड़ जाएगा ना, वो तो देखना पड़ जाएगा, वो तो कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन करेगा तो कुछ ऐसा ही ना। ठीक है, अब लिखा है क्या है, मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ CP। अब तुमसे ये बोल रहे हैं कि CP जो है उसका लेंथ बता दो, तो भाई तुम कर लेना CP जोड़ के, तुम अपना CP जो भी आएगा उसका लेंथ तुम बता देना मेजर करके। अब वो मैं एक्चुअली बता ही नहीं सकता क्योंकि मैं एक्चुअली तो कंस्ट्रक्ट कर नहीं रहा हूं। अब मैं क्या है यहां पर कोई उसकी ज्योमेट्री पे भी डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे तो कंस्ट्रक्शन बताना है। आई होप दैट इज क्लियर। चलो उसी तरीके से अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है।
यूजिंग रूलर एंड कॉम्पसेस फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन टेक अ स्केल 10 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, क्योंकि वो पार्क वगैरह की बात कर रहे हैं ना। तो अ पार्क इन अ सिटी इज बाउंडेड बाय स्ट्रेट फेंसेस ए बी बी सी सी डी ए डी। ठीक है भैया, लिखा है। अब क्या है, ए बी 50 है, बी सी 63 है, लेकिन ए बी सी 75 है ना। तो तुम क्या करोगे, बी सी इज इक्वल टू 63 बना दोगे। बी सी जो है 63। अब मसला यहां पर एक चीज ये है कि 63 सेंटीमीटर तुम थोड़ी ना बना पाओगे। यहां पर लिखा है ना 10 मीटर इज इक्वल टू 1.1 सेंटीमीटर, यानी 63 मीटर का मतलब यह हुआ कि तुम्हें 6.3 सेंटीमीटर लेंथ की लाइन बनानी है। तो 6.3 सेंटीमीटर तो तुम बना ही लोगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, रूलर से बना लोगे। उसके बाद देखो यहां पर लिखा है कि ए बी सी एक एंगल है, यानी ऐसे है, ए बी सी जो है, ए बी सी जो है वो 75 है। तो तुमने यहां पर बी सी तो बना दिया आराम से, वो तो कोई बनाना कोई टफ नहीं है। लेकिन अब इन्होंने क्या कह दिया यहां पर कि ए बी सी 75 है। 75 अभी जस्ट बताया था, यहां पर 75 एंगल बना दो। 75 डिग्रीज आपको पता है कि कैसे बनाना है, वो बनाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो ए बी जो है वो 50 मीटर गिवन है, लेकिन यहां पर 10 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। तो 50 मीटर का मतलब क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर बनाओगे, है ना। 5 सेंटीमीटर आपको बनाना होगा, क्योंकि 10 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। तो यहां पर क्या 5 सेंटीमीटर का कट करना होगा स्केल से। 5 सेंटीमीटर ऐसे मेजर कर लेना यूजिंग योर पेंसिल एंड रूलर एंड कॉम्पसेस। तो 5 सेंटीमीटर यहां पर अगर कट कर लोगे तो क्या तुम्हारा ए बी आ जाएगा, बताओ। तो ये हो गया तुम्हारा। अब लिखा है कि D इज अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द फेंसेस ए बी एंड बी सी, कि D एक ऐसा पॉइंट है जो ए बी और बी सी से इक्विडिस्टेंट है, ए बी और बी सी से इक्विडिस्टेंट है। यानी कहने का मतलब यह है कि B एक ऐसा पॉइंट है जो एंगल ए बी सी का एंगल बाइसेक्टर तुम्हें कहीं ना कहीं बनाना होगा। ए बी सी का एंगल बाइसेक्टर बनाना होगा, D यहीं पर कहीं पर आता है। तभी तो मैंने आपको बताया था ना कि कोई एंगल हो, उसका जो बाइसेक्टर होता है उस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इन दोनों आर्म्स से इक्विडिस्टेंट होंगे। अभी मैंने प्रूव भी किया था इस क्लास में, ऐसा नहीं कि मैं ओरली बस बोल दे रहा हूं, मैंने प्रूव करा था कि क्यों होंगे इक्विडिस्टेंट, प्रूव करके मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखा है, ये हो गया। अब कहां पर डी आ रहा वो हमें नहीं पता अभी, लेकिन यहां पर लिखा एंगल बाइसेक्टर तुम्हें बनाना होगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि लिखा है कि डी जो है ए बी और बी सी से इक्विडिस्टेंट है, तो कहीं ना कहीं वो एंगल बाइसेक्टर पे ही आता होगा। अब यहां पर बी ए डी जो है वो 90 गिवन है, यानी कि एंगल बी ए डी जो है वो 90 गिवन है। ये यहां पर आपको लिखा है, बी ए डी जो है यहां पर 90 गिवन है। तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे को इस पॉइंट पर 90 डिग्री बना देना है। तो कंस्ट्रक्ट कर दोगे 90 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली डी यही पॉइंट हो जाएगा। बोलो सही है कि नहीं। तो इस पॉइंट पर तुम 90 कंस्ट्रक्ट कर ही सकते हो ना ए पर, वो तुम्हें पता है। तो ऑटोमेटिकली डी जो है एंगल बाइसेक्टर पर आना चाहिए, तो डी यही हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया। अब इसको तुम क्या करोगे, हो सकता है जैसे मैं परफेक्ट नहीं बना पा रहा हूं, रुको, वो थोड़ा देखने में सही नहीं लगेगा ना, वो लॉजिकल दिखेगा नहीं। तो मान लो ए कुछ यहां पर आएगा, मान लो यहां पर रख दो, ठीक है भाई, ए यहां पर आएगा। फिर तुमने यहां से अगर 90 बना दिया तो कुछ ऐसा आ जाना चाहिए डी, ठीक है भाई। अब यहां पर क्या है, ए बी सी डी, इसको तुम ज्वाइन कर दोगे तो ये सी आ जाएगा। देखो वो मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं ना, वो पार्क जैसा दिखेगा नहीं, रुको वो मैं रफ में बता रहा हूं ना, ये ऐसा कुछ आएगा मान लो, ठीक है भाई। अब सही है। अब वो कैसा भी आ सकता, वो मुझे पता ही नहीं है, मैंने पूरा लॉजिक आपको एक्सप्लेन किया, बिना लॉजिक के यहां पर कुछ भी नहीं है। आई होप दैट इज क्लियर। तो आपको पता है लोकस का क्या मतलब है, इक्विडिस्टेंट मतलब एंगल्स के आर्म से इक्विडिस्टेंट जो पॉइंट्स होंगे, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, वो एंगल बाइसेक्टर होगा। और दो पॉइंट से अगर इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स की बात बोलो तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दैट लाइन सेगमेंट होगा। ठीक है, तो बस यही हो गया। फिर यहां पर एक और चीज लिखा है, ऑल्सो लोकेट अ पॉइंट ऑन द लाइन बीडी। बीडी पे एक ऐसा पॉइंट लाओ फॉर द फ्लैग पोस्ट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, जो ए एंड बी से इक्विडिस्टेंट हो और बीडी पर हो। तो इसका मतलब हमें ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना होगा।
एंड आई होप कि तुम्हें पता है कि ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनेगा, तभी तो वो ए और बी से इक्विडिस्टेंट होगा। तो कहने का मतलब है कि यहां पर कोई ऐसा पॉइंट पी आएगा जहां पे आपको इस क्वेश्चन के हिसाब से फ्लैग पोस्ट डालना है। आई होप दैट इज क्लियर। पूरी ज्योमेट्री है, कुछ रटने का नहीं है, यहां पर पूरी ज्योमेट्री है। अगर ज्योमेट्री क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है लोकस में और कंस्ट्रक्शंस में। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन ऐसा है, देखो कि यूज रूलर एंड कॉम्पस फॉर द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्ट एबीसी, जहां पर ए बी ए सी बी ए सी पता है। बी ए सी क्या है यहां पर 120 है। ठीक है भाई, तो पहले कुछ बना लेते हैं, कुछ ऐसा बना लो कि AC बना लो 4.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो AC तुम 4.5 सेंटीमीटर रूलर एंड कॉम्पस से बना लोगे। अब एंगल BAC गिवन है, BAC, तो यहां पर तुम 120 डिग्री तुम्हें बनाना होगा, और कैसे बनाना है वो मैंने आपको बताया है कि एंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे 120 डिग्री को, इसीलिए मैंने पहले वो चीज आपको समझा दी है। अब यहां पर लिखा है कि AB जो है वो 6 है, तो 6 सेंटीमीटर का आर्क आपको यहां पर कट करना होगा। तो ये B जो है कहीं यहां पर आ जाएगा, तो ये BAC कहीं यहां पर ये 6 सेंटीमीटर का आपका आर्क आ जाएगा। ठीक है भाई, तो देखो हो गया BAC, ये 4.5, ये 6 और ये 120। अब हो गया, ये ट्रायंगल बन गया। अब कहने का मतलब है अगर तुम इसको ज्वाइन कर लेते हो तो तुम्हारा ट्रायंगल पूरा हो जाएगा। सही है। अब यहां पर लिखा क्या है ये देखो, इंपॉर्टेंट है पढ़ना। अभी मैं तुम्हें ये क्वेश्चन मैंने क्यों रखा है उसका रीजन तुम समझ जाओगे। इस क्वेश्चन को रखने का एक स्पेसिफिक रीजन है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन रखा है। देखना यहां पर ये वाला एंगल यहां पर 120 लिख देता हूं। ठीक है, अब तुमसे बोला है कंस्ट्रक्ट द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल ट्रायंगल एबीसी, यानी इसका सर्कम सर्कल तुमको बनाना है, सर्कम सर्कल, इसका सर्कम सर्कल। अब मुझे एक बात बताओ, सर्कम सर्कल या कोई भी सर्कल बनाने के लिए उसका सेंटर और उसका रेडियस चाहिए कि नहीं चाहिए? उसका सेंटर और उसका रेडियस चाहिए, तभी तो उस सर्कल को बना पाओगे, वरना नहीं बना सकते तुम, है ना। तो यहां पर इसका मतलब क्या है, आपको क्या करना, देखो अभी समझना। जैसे ये वाला ट्रायंगल है रफ में, अब इसका तुमको सेंटर चाहिए सर्कम सर्कल का, यानी तुम्हें एक सर्कल बनाना है, उसका सेंटर चाहिए और उसका रेडियस चाहिए। वो कैसे बनाओगे? तो मैंने आपको क्या बोला था कि सर्कम सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल के साइड्स का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुम्हारा सर्कम सेंटर होता है। कहने का मतलब अगर तुम ये वाला साइड ले लो, इसका तुम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो। अच्छा देखो, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तुम बनाओ, फिर तुम इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। मैंने आपको प्रूव करके भी मैंने दिखा दिया था कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर ट्रायंगल के बाहर होता है। तो मान लो यहां पर मैं सर्कम सेंटर को कुछ पॉइंट O नाम दे, इसको O बोल देता हूं, मान लो। ठीक है, तो बताओ यही सर्कम सेंटर हुआ कि नहीं हुआ? तुम अगर दो साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तुम्हारा सर्कम सेंटर होगा। अब सेंटर पता है, सर्कम रेडियस नहीं पता है, तभी तो सर्कल बनेगा। तो रेडियस मतलब क्या है, तुम या तो देखो ऐसे OB मेजर कर लो, ये सर्कम रेडियस है, या तुम OA मेजर कर लो, सेम है, या तुम OC मेजर कर लो, यानी कॉम्पस और पेंसिल लेके ऐसे करके वो कर दो। तो तुम्हें या तो OB मेजर करो या OA मेजर करो या OC मेजर करो, तो तुम्हारे पास सेंटर भी हो जाएगा और तुम्हारे पास सेंटर भी हो जाएगा और रेडियस भी हो जाएगा। तो जब सेंटर और रेडियस पता है तुम सर्कल बना लोगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, सर्कल तुम बना ही लोगे। और फिर यही क्या हो जाएगा, इस सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल, सर्कम सर्कल यही हो जाएगा। और फिर उसका रेडियस तुमने ऑलरेडी मेजर कर लिया होगा ना, OA OB OC, तो वही तो तुमसे पूछ रहे हैं, मेजर एंड राइट डाउन। भाई रेडियस नहीं पता होगा तुम बना ही नहीं पाओगे। तो ये लॉजिक है तुम्हारा, समझे कि नहीं समझे? ये इसका लॉजिक है। क्या रटना है इसमें? ज्योमेट्री पता है, मेरे को पता ही नहीं, मेरे को रटना ही नहीं है भाई। मैं क्यों रटूंगा जब मेरे को लॉजिक पता है? एक भी क्वेश्चन ऐसा तुम बता दो कि जिसमें मैंने कंस्ट्रक्शन का कुछ भी रटने जैसा बताया हो। आपको ज्योमेट्री पता है, कंस्ट्रक्शन में कोई मसला ही नहीं है, एक वर्ड एक भी सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली अगर आपको लॉजिक पता है कंस्ट्रक्शन का। ये मैं बचपन से बच्चों को बताता हूं कि अगर ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, कंस्ट्रक्शन में कोई सवाल ही नहीं, कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है।
आप उसके प्रैक्टिस कर लो। हाँ, बहुत बच्चों से वो हिल जाता है ना वो एंगल बना रहे होते हैं तो वो हिल विल जाता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में वो गलत इसलिए होता है कि उन्हें ज्योमेट्री नहीं पता होती है, रखने का कहां पर है वो कहीं और पे रख के काट देते हैं। तो इस चीज को समझो कि कंस्ट्रक्शन जो है वो पूरा ज्योमेट्री के ऊपर है, लोकस कुछ भी नहीं है, पूरा ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, बस एक लोकस वर्ड है जो आपको वहां पर समझना था। आई होप दैट इज क्लियर। तो रटो मत, चीजों को समझो, जिंदगी आसान होगी, मुश्किल नहीं होगी। So that's all we needed to discuss over here, guys, on the Infinity Learn ICSE 9 and 10 YouTube channel. I am Misbah, your maths educator. Don't forget to like, share and subscribe to the channel, and don't forget to subscribe to the Telegram channel as well, because whatever is being discussed in these videos, you'll get the updates over there. Bye bye, guys. Take care, everybody.